नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो स्क्रीन पे न्यूज़ आपको दिख रहा है, ये काफ़ी कंफ्यूज कर दिया है लॉ स्टूडेंट्स को, जो आम जनता है इस देश का, उनको। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अनाप शनाप के कमेंट्स और तमाम चीज़ें हो रही है। क्या है स्टोरी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कहता है कि रिमूविंग गर्ल्स इनर वेयर, अनड्रेसिंग वन सेल्फ, नॉट अटेम्प्ट टू रेप बट इनडिसेंट असॉल्ट, ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट। तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की का अंडरगारमेंट्स रिमूव करता है, खुद के कपड़े को, क्लॉथ्स को हटा देता है, इसके बावजूद भी वो अटेम्प्ट ऑफ रेप नहीं है, बट क्या है, वो इनडिसेंट असॉल्ट हो सकता है, अटेम्प्ट टू रेप तो नहीं है। और जैसे ही आम लोगों ने ये चीज देखा, उनका गुस्सा फूट गया और इत्तेफाक से मेरी नजर कुछ ऐसे कमेंट्स पे पड़ गई। एक इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे तो इस नाम से कोई पेज है, तो इन्होंने ये पोस्ट किया और सेम चीज लिखा, सेम चीज एज इट इज। और यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स यदि देख रहा हूं, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस कंट्री इज टर्निंग इनटू सर्कस दीज डेज। देन क्या होगा एग्जैक्टली exactly? इसलिए भी तो फ्यू गुड पीपल डोंट वांट डॉटर्स। वाह, मतलब इसीलिए लड़की नहीं चाहिए। इंडियन जुडिशियल सिस्टम सीम्स लाइक अ जोक नाउ इट इज। ओके, व्हाट्स द इंडियन जुडिशियल सिस्टम हाई ऑन दीज डेज। ये सारी समस्याएं जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप कमेंट्स देखिए और भी देखिए। इसमें कहा गया है जी कि वाई आर जुडिशियल सिस्टम एंड जजेज आर बिकमिंग अ बंच ऑफ जोक। ओके, फिर इसमें बोला कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशियंट कामसूत्रा इज नीडेड फॉर जुडिशरी टू द अंडरस्टैंड इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी एंड सो एंड सो फोर्थ। और सारे टिक वाले हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया जो गिने चुने लोग हैं, ये कमेंटबाजी कर रहे हैं। वह ऐसे तो हिसाब, मतलब जो भी चीज है ऐसे ही पिछड़ा नहीं है, और सो एंड सो फोर्थ, विद द वे प्रोग्रेसिंग इवन पेनिट्रेशन सो एंड सो, मतलब इस तरीके के कमेंट्स आए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि लीगल चीज क्या है, एक्चुअल लॉ कैसे काम करता है, इसको समझना जरूरी है, सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, और बाकी लोगों के लिए जो यहाँ पे कमेंटबाजी कर रहे हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा इसमें कि कोर्ट ने सही किया या गलत किया, उस पे हम है ही नहीं। हम इस मुद्दे पे हैं कि लॉ का इंटरप्रिटेशन होता कैसे है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए ताकि आप कह सकते हैं कि यस, यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, आपने एक ऑफेंस कमिट किया है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, यदि रिक्वायरमेंट समझ जाएंगे तो अपने आप लॉ को समझ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि लॉ को समझना इतना भी आसान नहीं है। हो सकता है कि आप पीएचडी होल्डर हो अपने सब्जेक्ट में, डजंट मैटर, लॉ को समझ लें जरूरी नहीं है। चलिए खैर, स्टार्ट करते हैं समझने और समझाने का जो प्रक्रिया है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फैक्ट पे कि क्या फैक्ट है एज पर द केस। यहां पे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। कहता है इन द इंस्टेंट केस, मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है, देयर वॉज नो एलिगेशन दैट द एक्यूज अटेम्प्टेड पेनिट्रेशन। कहा कि इस पर्टिकुलर केस में कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है जो ये कहता है कि जो एक्यूज है वो पेनिट्रेशन का प्रयास किया, इंसर्शन का प्रयास किया, अपने प्राइवेट पार्ट को इंसर्ट करने का प्रयास किया है। एज पर द 6 ईयर ओल्ड प्रोजिक्यूट्रिक्स, प्रोजिक्यूट्रिक्स मतलब जो विक्टिम होती है उसको प्रोजिक्यूट्रिक्स बोलते हैं। एक्यूज्ड अनड्रेस्ड बोथ हर एंड हिमसेल्फ, उसको भी अनड्रेस कर दिया, उसके अंडरगारमेंट्स निकाल दिए, अपने भी कपड़े को खोल दिया, और बोला कि फ्लेड द सीन, और वहां से भाग गया। व्हेन सी मेड ह्यू एंड क्राई, और जब ह्यू एंड क्राई हुआ तो वहां से भाग गया। ध्यान से मैं दोबारा आपको बताने का प्रयास करता हूं, क्या है एलिगेशन एज पर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। एलिगेशन क्या है, एलिगेशन ये है कि एक्यूज ने उसको और खुद को क्या किया, अनड्रेस किया, उसके कपड़े और अपने कपड़े रिमूव कर दिया। इसके अलावा कोई भी, किसी भी तरीके का कोई भी एलिगेशन नहीं है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कोई एलिगेशन नहीं। एलिगेशन सिर्फ है कि अपने कपड़े और उसके कपड़े रिमूव किया। शायद यदि ह्यू एंड क्राई नहीं होता तो शायद
रेप कर सकता था, अटेम्प्ट टू रेप कर सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे पास या फिर जज साहब के पास जिन्होंने डिसाइड किया है वो ये है, यही चीज है कि उसने अपने और उसके कपड़े को रिमूव कर दिया, नथिंग मोर नथिंग लेस। चलिए कोई बात नहीं, यहां तक भी समझ यदि गए हैं तो शायद आपको धीरे धीरे आसानी हो जाएगी समझने में। अब आते हैं हम ऑफेंस ऑफ रेप पे, जिस पे ये कहा गया कि भाई ऑफेंस ऑफ रेप तो बनता है या फिर अटेम्प्ट टू ऑफेंस ऑफ रेप बनता है। तो ये भी देख लें कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ऐसा किया जाए एक्यूज के द्वारा ताकि आप कह सकें, कोर्ट कह सके, एडवोकेट कह सके, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह सके कि यस ये ऑफेंस ऑफ रेप हुआ है या फिर यस ये अटेम्प्ट टू रेप हुआ है। क्या है रिक्वायरमेंट जी? रिक्वायरमेंट सर नीचे है यहां पे 375 जो आईपीसी का है, जो डिफाइन करता है रेप को। और मैं जो रिक्वायरमेंट है उसको हाईलाइट कर दिया हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, हमारा समय बचे। क्या है जी? देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्विकली देखते हैं क्या है। कहता है कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, यदि वो क्या करता है, पहला पेनिट्रेट्स, मतलब अब आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं क्लास नहीं ले रहा आईपीसी का, बस समझाना चाह रहा हूं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है पेनिट्रेशन का, पेनिट्रेशन होना जरूरी है। कोई बात नहीं, दूसरे सब क्लॉज में आते हैं। इंसर्शन, इंसर्ट होना जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं जी तीसरा में, तो कहता है कि कॉज पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन होना फिर से जरूरी है। या फिर और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और ब्रॉड किया है, निर्भया केस होने के बाद ये चीजें चेंज हुई है और इसको बहुत ब्रॉड कर दिया गया है। और ब्रॉड करने के बावजूद भी चौथा जो है कहता है कि अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजाइना एनस यूरेथ्रा ऑफ अ वुमन। अब ये चार चीज है, कहता है अगेंस्ट द विल विदाउट हर कंसेंट। ये तो खैर छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। मतलब ABCD चारों में क्या रिक्वायरमेंट है? पेनिट्रेशन होना जरूरी है, इंसर्शन होना जरूरी है, पेनिट्रेशन होना जरूरी है, माउथ वेजाइना एनस यूरेथ्रा में अप्लाई करे वो। ये चारों में से यदि कोई भी इंग्रेडिएंट फुलफिल यदि होता है तो माना जाएगा ऑफेंस ऑफ रेप हुआ है। यदि नहीं होता है फुलफिल तो ये ऑफेंस नहीं लग सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान खुद कहता है, जो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। क्या इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास है, जो जज साहब के पास था, क्या इस तरीके का कोई भी एलिगेशन था क्या कि पेनिट्रेशन हुआ है या अटेम्प्ट किया है इंसर्ट करने का? कुछ था क्या? नहीं है। क्या है एलिगेशन? मैं रिमाइंड कराऊं आपको। एलिगेशन यह है कि एक्यूज ने अपना कपड़ा खोला और लड़की का भी कपड़ा खोला और ह्यू एंड क्राई हुआ, भाग गए। क्या किसी भी तरीके का कोई भी इंग्रेडिएंट्स इसमें से फुलफिल हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है। और जज साहब ने भी यही इंटरप्रेट किया है कि जी ये चीज तो हुआ ही नहीं, और जब तक इंसर्शन पेनिट्रेशन नहीं होता तब तक ऑफेंस ऑफ रेप को कैसे इन्वोक करेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब आगे हम बढ़ते हैं और ये संविधान के आर्टिकल 20 को समझने का प्रयास करते हैं कि कब एक ऑफेंस होता है और किसको पनिश किया जा सकता है, कब किया जा सकता है। सेक्शन 20 आर्टिकल 20 कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, मैंडेटरी क्लॉज है, मनमर्जी नहीं चलेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फरमान है, मैंडेटरी क्लॉज है, ये होना ही होना है। तो इसमें कहा गया कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस, nor be subjected to the greater penalty than that which might have been inflicted under the law in the force at the time of the commission of the offense। इसको सिंपल करते हैं, इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा। क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ, अब आप ध्यान से, इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन, एट द टाइम, एट द टाइम। तो साहब एट द टाइम रेप कब होता? जब पेनिट्रेशन होता है, इंसर्शन होता है। लॉ यही कहता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इनमें से कोई भी चीज नहीं हुआ, और लॉ कहता है कि इनमें से कुछ भी होगा तभी रेप होगा। तो कैसे उसको पनिश कर देंगे रेप के लिए?
नहीं कर सकते। फिर बात आती है, अटेम्प्ट तो किया ना, अरे कपड़ा खोला किस लिए खोला? सर्कस चल रहा था क्या? किस लिए खोला कपड़ा? अटेम्प्ट तो होना चाहिए, अटेम्प्ट टू रेप लगना चाहिए। कपड़े खोलने से अटेम्प्ट टू रेप नहीं लग सकता। अटेम्प्ट टू रेप तब लगता जब कोई एलिगेशन ये होता कि उसने इंसर्ट करने का प्रयास किया, चाहे वो अपना जेनेटल इंसर्ट करे, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट करे, फिंगर इंसर्ट करे, कुछ भी इंसर्ट करे, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है और 375 के दायरे में आ जाता है। और सिमिलर चीजें पॉक्सो एक्ट में भी दी गई है, यदि बच्चे विक्टिम यदि माइनर है उसके लिए। तो मैं एलाबरेट ज्यादा नहीं करूंगा, आप मान के चलिए कि दोनों का लगभग लगभग ऐसा ही है। तो इस पार्टिकुलर केस में तो ये चीजें नहीं हुई है। अटेम्प्ट की बात यदि हम करें तो क्या इंसर्ट करने का प्रयास किया गया? ये तो एलिगेशन है ही नहीं केस का। यही तो जज साहब बता रहे हो वहां, किस पार्टिकुलर केस में एलिगेशन ही नहीं है कि वो इंसर्ट करने का प्रयास किया। यदि ऐसा होता तो उसको रेप, ऑफेंस ऑफ रेप के अटेम्प्ट के लिए पनिश किया जा सकता था, बस एक लाइन जोड़ना था। लेकिन एलिगेशन क्या था साहब? एलिगेशन था कि सिर्फ उसने मेरे और अपने कपड़े उतारे हैं। प्रोसिक्यूटर्स एक्यूज अनड्रेस्ड बोथ हर एंड हिमसेल्फ एंड फ्लेड द सीन व्हेन शी मेड ह्यूमन क्राई। बस इतना है। तो इस तरीके का कोई एलिगेशन है नहीं, ताकि वो 376 के एम्बिट में आ जाए। चलिए कोई बात नहीं। अब एक और पहलू से देखते हैं कि अटेम्प्ट कब होता है, मतलब क्या कंफ्यूज हो गया, क्या होता है अटेम्प्ट और कैसे होता है, सिस्टमेटिक क्या अप्रोच होता है क्रिमिनल लॉ का। तो यहां पे जो है 3 स्टेज यहां पे जज साहब ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो ये 3 स्टेज को क्रॉस जब करेगा तभी माना जाएगा कि वो क्राइम हुआ है। एक्सप्लेन करते हैं, क्या कहते हैं? द कोर्ट एक्सप्लेन दैट फॉर द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट 3 stages need to be fulfilled. The first, there must be an intention to commit the offense. पहला क्या है? पहला है इंटेंशन। इंटेंशन होना चाहिए, दिमाग में ख्याली पुलाव पक गया कि हमें वो काम करना है, प्लानिंग कर लिया पूरा, दिमाग में चल रहा, इंटेंशन क्रिएट हो गया। तो कहा कि शुरुआत होता है इंटेंशन से, जब आप अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि करना है, किसी को बताते नहीं है, अभी बाहर नहीं आया है, अभी आपके हेड में, आपके दिमाग में है कि ऐसा कुछ करना है, अभी प्लान कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है? सेकेंडली, एन एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। अब जब दिमाग में क्रिएट कर दिया कि ये करना है, तब आप उसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं उसको एकत्रित करेंगे। यदि किसी का मर्डर करना है तो किस चीज से करना है? कट्टा लाना है, चाकू लाना है, भाला लाना है, तलवार लाना है, पॉइजन से करना है, प्रिपेयर करोगे ना जी। यदि कट्टे से करना तो खरीदोगे ना कट्टा, देसी कट्टा कहां मिलता पता करो, पैसे फिर अरेंज करोगे। चाकू से करोगे तो चाकू खरीद के लाओगे, पॉइजन से करोगे तो पॉइजन खरीद के लाओगे। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पहले क्या हुआ? इंटेंशन फॉर्म हुआ, फिर आपने क्या किया? प्रिपरेशन कर दिया। उसके बाद थर्डली, द एक्ट मस्ट बी क्लोज इनफ टू द कल्मिनेशन ऑफ द क्राइम। और उसके बाद आप घटना को अंजाम देते हैं। यदि अंजाम दे दिए, सामने वाला व्यक्ति मर गया, 302 लग गया, मर्डर हो गया। लेकिन यदि आप अंजाम दिए और बंदा मरा नहीं, गोली चलाए लगा नहीं, चाकू चलाए लगा नहीं, तो ऐसे केसेस में मर्डर का चार्ज तो नहीं लग सकता। मर्डर तभी होगा जब मरेगा, नहीं लग सकता। ठीक उसी प्रकार से रेप तभी होगा जब इंसर्शन होगा, पेनिट्रेशन होगा। ये तो हुआ नहीं ना, तो वो ऑफेंस नहीं हुआ। अब आते हैं अटेम्प्ट पे कि जी अटेम्प्ट तो हुआ ना, उस पे आते हैं। On the other hand, the court elaborated the fact that any act that fell short of such an act that crossed the stage of preparation constituted indecent assault under section 354। बोला कि रेप नहीं है, 354 में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ रहा है, ये गलत फहमी में मत रहिए कि उसको छोड़ रहा है। उसको बोल रहा है कि नहीं, ऑफेंस ऑफ रेप अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आएगा, लेकिन इंडिसेंट एक्ट तो किया है तो 354 में आ जाएगा। आउटरेज किया मोडेस्टी को, उसमें आ जाएगा, उसमें पनिश कर देंगे। बस इतनी सी बात। फिर जज साहब कहते हैं
कि the first stage exists when the culprit first entertain the idea of intention to commit an offense. The second stage he makes preparation, वो already मैं बता चुका हूं, to commit it. And the third stage is reached when the culprit takes deliberate overt steps to commit the offense. Such overt act or step, in order to be criminal, need not be penultimate act towards the commission of the offense. It is sufficient if such act or acts were deliberately done and manifest a clear intention to commit the offense, aimed being reasonably proximate to the consummation of the offense, he said. और फैक्ट आपको बता दिया गया है। दो और केस का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसको पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ एग्जांपल देंगे ताकि आप समझ में आ जाए आपको। कोर्ट देन रेफर्ड टू द केस ऑफ सित्तू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वेयर the girl was forcibly made naked and the accused attempted to penetrate her despite her resistance. ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। और इस पार्टिकुलर केस में क्या हुआ साहब, इस पार्टिकुलर केस में क्या किया गया है, ये क्या हो गया भैया, इस पार्टिकुलर केस में बेसिकली अटेम्प्ट किया गया है, इस पार्टिकुलर केस में अटेम्प्ट किया गया है, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे, ठीक है, अटेम्प्ट किया गया है, ये सब गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। एनीवे, इस केस में अटेम्प्ट किया गया है, सित्तू वर्सेस राजस्थान वाले केस में, फोर्सिबली मेड नेकेड एंड एक्यूज अटेम्प्टेड टू पेनिट्रेट हर डिस्पाइट हर रेसिस्टेंस, उसके रेसिस्टेंस होने के बावजूद भी क्या किया गया, वो पेनिट्रेट करने का प्रयास किया, इसको बोलते हैं अटेम्प्ट। यदि ये एलिगेशन होता कि पेनिट्रेट करने का प्रयास किया, जो कि एक रिक्वायरमेंट है ऑफेंस ऑफ रेप का, तो हम बोलेंगे कि जी ऑफेंस ऑफ रेप हुआ है। दिस एक्ट was seen as crossing the stage of preparation and amounted to the attempting to commit the rape। तो ये केस में तो क्लियर हो गया कि अटेम्प्ट हुआ है। दूसरा जो केस यहां पे है, दामोदर बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, however the accused was alleged to have removed victim sari but he fled away on seeing some person. This act was not seen as reaching the stage of attempt to commit rape but fulfilling the condition इन इंडिसेंट असॉल्ट अंडर सेक्शन 354 आईपीसी। इस पार्टिकुलर केस में क्या हुआ, सारी रिमूव किया, लेकिन कुछ लोग आ रहे थे जिसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाया, तो कहा गया कि जो रिक्वायरमेंट है पेनिट्रेशन का वो तो फुलफिल हुआ नहीं और इसीलिए इसमें रेप नहीं माना गया। कुछ और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं ताकि ये कंफ्यूजन आपका जो अटेम्प्ट का है वो क्लियर हो जाए। पहला इसको समझिए, जो तीसरा यहां पे एग्जांपल दिया गया, इलस्ट्रेशन दिया गया, कहता है ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स, कुछ ज्वेलरी है उसको एक बॉक्स में उसको चुराने का प्रयास करता है। ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग अ बॉक्स, एक बॉक्स है इसको तोड़ना है और इसके अंदर जो गहना रखा हुआ है उसको चुराने का, और इसीलिए क्या करता है, उस बक्से को तोड़ देता है। When he opens that box, जब तोड़ता है उसको खोलता है उस पर्टिकुलर बॉक्स को, he finds nothing in it, उसमें कुछ मिलता ही नहीं है उसको। So in that case A will come under सेक्शन 511। 511 में पनिशमेंट की बात करती है, यदि आप अटेम्प्ट करते हैं, ऑफेंस नहीं हुआ है, अटेम्प्ट भी हुआ तब भी पनिशमेंट की बात करते हैं, और अटेम्प्ट कहीं कैटेगोरिकली डिफाइन नहीं। तो कहता है कि एक बक्सा है उसमें ज्वेलरीज है और ए को पता लगता है, उसको तोड़ता है, किस लिए, उस ज्वेलरी को चुराने के लिए। तो यहां पे क्या हुआ, अटेम्प्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि बक्सा टूट गया है, आप समझिए बक्सा टूट गया है। ठीक उसी प्रकार से यदि इसको रेप, अभी जो हमारा इंस्टेंट केस है उसमें करें, तो रिक्वायरमेंट ऑफेंस का क्या है, पेनिट्रेशन, ये हुआ ही नहीं है, इसका एलिगेशन ही नहीं है, इसलिए वहां पे नहीं माना और यहां पे माना है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। A and B are going to the party. While coming back from the party, A tries to steal B's purse. A और B गए पार्टी में, और पार्टी से जब लौट रहे थे तो A सोचा कि अपना दोस्त के पास बहुत पैसा है, इसके कुछ पैसे को उड़ाया जाए, स्टील करते, और इसलिए क्या किया, पर्स वो स्टील द मनी बट ही फाइंड्स नथिंग इन दैट पर्स। मतलब ये हुआ कि वो पर्स उड़ा लिया था, तभी तो जब देखा पर्स में क्या है या नहीं है, तो देखा हाँ जी पैसे तो है ही नहीं। मतलब क्या हुआ, ये आप पर्स ऑलरेडी क्या किए थे, आप चुरा लिए थे, अटेम्प्ट कर दिए थे।
पैसे नहीं थे, दैट इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. इन दिस केस ऑल्सो ही कमिटेड द ऑफेंस एंड इट विल बी कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 511 की अटेम्प्ट तो हुआ है. ठीक उसी प्रकार से यदि हम रिलेट करें, फैक्ट हमारे पास क्लियर है, किसी भी तरीके का एलिगेशन इंसर्शन का, पेनिट्रेशन का है ही नहीं. अटेम्प्ट, इवन अटेम्प्ट का नहीं है कि बस कपड़े खोले और उसके बाद जब ह्यू एंड क्राई हुआ तो भाग गए. तो फिर आखिर कैसे उस पर्टिकुलर प्रोविजन को इन्वोक किया जाए, ये आप खुद से पूछिए. उसके बाद और भी एक दो और है, पढ़ लीजिए, फिर कभी मौका मिले ना मिले कौन जानता है. ए प्लान्स टू डू रॉबरी इन अ बैंक एंड फॉर दैट ही गोज टू द बैंक वेयर ही फाइंड्स अ मैन इन ट्रबल. ए प्लान किया कि रॉबरी करना, किसी बैंक में मोटा पैसा निकालना है. बैंक में चला गया, सारा प्रिपरेशन कर, पहले तो इंटेंशन हुआ, उसके बाद सारा प्रिपरेशन किया, सारा हथियार और जो भी जरूरत का सामान था उसको लेके चला गया बैंक में. और बैंक में जैसे ही गया, एक देखा कि एक बंदा बहुत परेशान है, ट्रबल में है, और वो अंदर से रोक नहीं पाया. एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ऑफेंस, चुराने गया था, रॉबरी करने गया था, लेकिन क्या किया, फॉर विच ही वेंट टू द बैंक ही हेल्प दैट मैन. और उस बंदे को देखा कि खुद ही मर रहा है बंदा, उसको हेल्प कर देते हैं, शायद उसकी जान बच जाए. In this case, so in this case, the person is not convicted under an attempt because he is not fulfilling all the ingredients. Intention तो था, प्रिपरेशन भी था, हथौड़ा और चाकू और ये कटर लेके गया था, बंदूक भी लेके गया था, लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया, वो जाके उल्टा हेल्प करना शुरू कर दिया. तो क्या होगा, ये अटेम्प्ट का केस नहीं माना गया है. आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं. ए प्लान्स टू पास फेक करेंसी नोट्स, नकली जाली नोट्स दे करके कुछ सामान खरीद लेना, वही वाला बोल रहा है. ए प्लान्स टू पास फेक करेंसी नोट्स बट डज नॉट एक्ट टुवर्ड्स सच पासिंग. अब देखो, इंटेंशन बना लिया, इंटेंशन बनाने के बाद फेक करेंसी भी जुगाड़ कर दिया, पर्स में भर लिया, सारे 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 ये सब सब फेक करेंसी, फेक करेंसी, सब फेक करेंसी है. ले करके चले गए दुकान में कि कुछ खरीदते हैं जाके. लेकिन अब क्या हुआ, बोल रहा है कि नहीं, दुकानदार को नहीं दिया. जैसे ही दुकानदार को देता वो किसी चीज को खरीदने के लिए, तब अटेम्प्ट हो जाता. आप समझिए इस चीज को, आगे बढ़ते हैं. ही इज नॉट गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट दो ही मे बी गिल्टी ऑफ पोजेसिंग फेक नोट्स. हाँ, फेक नोट्स उसके पास है, इसके लिए यदि पनिशमेंट उसको मिलना चाहे तो मिल जाए, लेकिन पासिंग ऑफ करेंसी, फेक करेंसी के लिए पनिशमेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि दिया ही नहीं अभी वो. इफ ही goes to the market and hands over the fake one note to the shopkeeper with the intention that then with that intention then he is guilty of an attempt under section 511. If he passes that fake currency by mistake, then he might not be guilty for the offense as the ingredients of attempt was necessary. अब आपको पता नहीं कि एक जाली नोट आपके पास और आप दे दिए किसी, तब भी कोई जरूरी नहीं है कि अटेम्प्ट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि पहला इंग्रेडिएंट क्या होगा, इंटेंशन. इंटेंशन यहां मैच ही नहीं करेगा, वो फुलफिल ही नहीं होगा. तो सर आप समझिए कि ऑफेंस होने के लिए एक स्टेज होता है, उस स्टेज से सिस्टमेटिक तरीके से गुजरना होता है. पहले इंटेंशन होना है, फिर उसका प्रिपरेशन होना है, फिर उसके बाद अटेम्प्ट होगा, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन होगा. जो अभी लास्ट एग्जांपल हमने दिया, जिसमें हमने बताया कि गलती से मेरे पास कोई दे दिया था मुझे, मैंने किसी दुकानदार को दिया, वो पकड़ लिया, अगर ये तो फेक है, ये फेक करेंसी पास कर रहा है, फिर भी मुझे पनिशमेंट मिल जाए जरूरी नहीं है. फिर भी ये कहा नहीं जा सकता कि मैंने अटेम्प्ट किया ही. क्यों, क्योंकि पहला जो स्टेज था इंटेंशन का, वो कहां से प्रूव करोगे, अरे मेरा इंटेंशन तो था ही नहीं, ना ही मैंने प्रिपरेशन किया, कुछ नहीं किया, तो पहला दो स्टेज क्या है, मिसिंग है, नहीं हुआ. तो ऐसे जो है आपको चीजों को समझना पड़ेगा, और लॉ को समझने के बाद कमेंटबाजी कीजिए ना, मजा आएगा, कुछ नया चीज सीखेंगे, कुछ नया निकल के आएगा. तो इस तरीके की चीजें आपको ऐसे समझना है, लॉ को समझ करके, चीजों को अंडरस्टैंड करके आप कमेंट कीजिए तो अच्छा होगा. ये प्रामा फेसाई देख करके जरूर अटपटा सा लग रहा है ये केस, कि रिमूविंग गर्ल्स इनर वेयर अनड्रेस्ड वनसेल्फ नॉट अमाउंट टू नॉट अटेम्प्ट टू रेप. बड़ा लग रहा है, आम जनता को लगेगा अरे कैसे हो गया, कपड़े खोल दिए, ये हो गया, वो हो गया, तो क्यों नहीं हुआ, पागल हो गया जज, बेवकूफ है ऐसे. अरे भाई बेवकूफ कुछ नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं होता, बहुत पढ़े लिखे, बहुत वहां पहुंचने में ना कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है कि एग्जाम पास किया और गलती से पास कर दिया और वहां चले गए.
तो आप समझिए, हो सकता है किसी दूसरे जज का अलग ओपिनियन हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और यही खूबसूरती है लॉ की, कि आप यदि कोई मैटर को 3 जज सुन रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि तीनों जज एक ही चीज को समझें या एक ही तरीके से ऑर्डर पास करें, जजमेंट पास करें, नॉट एट ऑल। तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, उनका इंटरप्रिटेशन है। हो सकता है ये डिवीजन बेंच में जाए या फिर ऊपरी अदालत में जाए तो कोई और दूसरा कुछ नया चीज निकल के आ जाए, यू नेवर नो, हो सकता है ऐसा। लेकिन कहने का इतना मतलब हुआ कि कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को समझने के बाद। आप इतना समझ गए हैं, उसके बाद आपको जो वाजिब कमेंट लगता है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिना समझे यदि करेंगे तो उससे जुडिशियल सिस्टम को जो आप कोसना शुरू कर देते हैं, ये मुझे वाजिब नहीं लगता है। ठीक है, बाकी इस केस को फॉलो करेंगे, जो भी हायर कोर्ट का निर्णय होगा, यदि ये चैलेंज होता है तो जो भी अलग इंटरप्रिटेशन यदि कुछ आएगा तो हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, मैं फिर से आपको अपडेट करूंगा। आशा करते हैं कि अब आप इस इन तमाम चीजों का ध्यान रखेंगे। और यदि कुछ चीज समझ में नहीं आता है तो आप एक बार बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट, कुछ ना कुछ अ, लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे और सीखेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, जो भी आप कमेंट करना